इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ने अब ऑफिशियली जंग का रूप ले लिया है और इसराइल ने जंग की शुरुआत कर दी है। हालांकि जंग की शुरुआत इसराइल ने नहीं करी, बल्कि इस जंग की शुरुआत गाजा में रहने वाले फलस्तीन मिलिटेंट ग्रुप हमास ने करी है। इस वॉर की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास इसराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर करता है और ये इतना बड़ा अटैक था कि इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया और इस अटैक में 700 से ज्यादा आम इजरायलियों की जान चली जाती है। इतना ही नहीं बल्कि हमास ग्रुप ने गाजा इसराइल बैरियर को तोड़ते हुए इसराइल के अंदर घुसपैठ करी और अटैक शुरू कर दिया, जिसके बाद इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया। हमास ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल की गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो आखिर क्या है ये अल अक्सा स्टॉर्म? अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन हमास द्वारा शुरू करा गया एक ऑपरेशन है जिसके अंदर इसराइल पर अटैक करे जा रहे हैं। इसके कारण इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। अल अक्सा जेरूसलम में स्थित एक मस्जिद है जिसे इस्लाम में थर्ड होली प्लेस माना जाता है और इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म इसलिए है क्योंकि हमास ग्रुप का कहना है कि ये इसराइल के मिलिट्री रेड जो उन्होंने मस्जिद के अंदर कंडक्ट कराई उसका रिस्पॉन्स है। अब दोनों पक्षों का अलग अलग ओपिनियन है। अल अक्सा स्टॉर्म मस्जिद रेड के ऊपर इसराइल का कहना है कि मस्जिद से इजरायली फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी करी जाती है, इसलिए उन्होंने रेड कंडक्ट करी। और हमास का मानना है कि इसराइल अपनी डोमिनेंस दिखाने और फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए ये रेड कंडक्ट कराई गई थी। अब इसमें आपकी क्या राय है? आपको किसकी बात पर यकीन? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसराइल के इतिहास में पहले डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है 1948 की अरब इजरायली वॉर के बाद। इन सब कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें दोनों देशों के बारे में जानना होगा। इसराइल पूरी दुनिया में एकमात्र जूस यानी यहूदी पॉपुलेशन वाला देश है जो मेडिटेरियन सी के पूर्व में स्थित है। फलस्तीनियन लोग जो हैं वो अरब के डिसेंट माने जाते हैं, यानी उनकी वंशज माने जाते हैं और ये लोग ओरिजिनली आते हैं उस जगह से जिस जगह आज इसराइल कंट्रोल करता है और ये लोग इस जगह को फलस्तीन बुलाते हैं। इसराइल फलस्तीन का जो मुद्दा है वो इस एरिया को कंट्रोल करने का है। दोनों इसे अपना बताते हैं। हालांकि जूस और अरब मुस्लिम दोनों इस लैंड पर अपना हजारों साल पुराना लिंक बताते हैं। दोनों ही धर्मों में इसराइल की कैपिटल जेरूसलम को धार्मिक जगह माना जाता है और एक पवित्र स्थान की तरह देखा जाता है और दोनों इस जगह को अपना अपना बताते हैं। यह अपने आप में एक इतना बड़ा मुद्दा है कि एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि दोनों धर्मों के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है। और बात करें करंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसकी शुरुआत अर्ली 20s में होती है, जब अर्ली 20s में जूस का जेनोसाइड देखने को मिलता है जर्मनी और यूरोप के कई हिस्सों में। तब जूस डिसाइड करते हैं कि वो अपना खुद का देश बनाएंगे और वे अरब मुस्लिम प्रमुख आबादी वाले क्षेत्र में अपना देश बनाने का फैसला लेते हैं। क्योंकि जूस के लिए ये जगह पवित्र थी तो इसलिए ये जगह अपना देश बनाने का फैसला करते हैं। जूस सेटलमेंट का वहाँ की अरब मुस्लिम आबादी विरोध करती है क्योंकि वे इस क्षेत्र को अपना मानते हैं, क्योंकि पहले ये क्षेत्र ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था और बाद में ये एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कराने के लिए यूनाइटेड नेशन ने दोनों ग्रुप्स के बीच लैंड बांटने का प्लान बनाया था, पर यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इस असफलता ने इसराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच इस क्षेत्र के कंट्रोल के लिए कई युद्ध की शुरुआत करा दी, जिसमें से 1948 और 1967 की वॉर की वजह से आज के बॉर्डर देखने को मिलते हैं। करंटली वेस्टर्न बैंक तकनीकी रूप से फलस्तीन का पार्ट है, पर इसे 1967 की वॉर के बाद से इसराइल कंट्रोल करता है और गाजा को हमास जो कि इस्लामिस्ट फंडामेंटल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप भी है। ये थी अभी तक की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री। अब देख लेते हैं इसराइल और नेबरिंग कंट्री के बीच हुए सारे क्लैश की टाइमलाइंस। सबसे पहला क्लैश हमें देखने को मिलता है 1949 में। 1949 में न्यूली फॉर्म इसराइल ने कई सीजफायर एग्रीमेंट साइन करे अरब कंट्रीज के साथ जिनके साथ उनकी वॉर चल रही थी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गाजा स्ट्रिप पर अब से इजिप्ट का कंट्रोल होगा। अगला क्लैश देखने को मिलता है हमें 1956 में। अक्टूबर 1956 में जब इसराइल के प्रेसिडेंट ने सुइज कैनाल को नेशनलाइज करा, जिसकी वजह से इसराइल पूरी तरह से वाटरवेज सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके कुछ ही महीने बाद इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप पर इन्वेड कर दिया। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है 1957 में। 1957 में इसराइल ने इजिप्ट से अपनी फोर्स वापस बुला ली, सिवाय गाजा स्ट्रिप और गल्फ ऑफ अल्कवा से, क्योंकि इसराइल का मानना था कि ये एरिया इजिप्ट के थे ही नहीं। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है 1967 में। जून 1967 में 6 डे वॉर के दौरान इसराइल ने गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 1973 में। अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया की फोर्सेस ने इसराइल के ऊपर इन्वेड कर दिया, इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि अरब कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन कराया जा सके इसराइल का।
इस 19 दिन की वॉर में 2700 से ज्यादा इजरायली सोल्जर शहीद हुए और हजारों सोल्जर घायल हुए और इस समय इसराइल की आबादी कुल 3 मिलियन की थी। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 1979 में। मार्च 1979 को इसराइल और इजिप्ट के बीच पीस ट्रीटी साइन होती है व्हाइट हाउस में, जिसके बाद सिनाई पेनिनसुला से इसराइल अपना कंट्रोल छोड़ देता है। यूएस और इसराइल की आपसी सहमति से फिलिस्तीन लोगों को सेल्फ कंट्रोल करने की मंजूरी दे दी जाती है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर, जिसके 3 साल बाद यूएस प्रेसिडेंट ने उनको फुल ऑटोनॉमी देने का प्रपोजल दिया, पर इस प्रपोजल को इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 1987 में। दिसंबर 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियन ने इसराइल के खिलाफ इतिफा की शुरुआत करी, जिसका मतलब होता है रिबेलिएशन, और इसी टाइम पीरियड के दौरान हमास ग्रुप का जन्म होता है। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 1993 में। 1993 में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अरफत और इसराइल के बीच ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाता है, जो हमास द्वारा अपोज करा जाता है, और उसके बाद इसराइल के अंदर की सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिलती है हमास के द्वारा। अगला कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है 1997 में। 1997 में सुसाइड बॉम्ब अटैक के बाद 27 लोगों की जान चली जाती है, जिसके बाद इसराइल के प्रेसिडेंट हमास के खिलाफ इंसेसेंट यानी कभी न रुकने वाली वॉर स्टार्ट करने की बात कहते हैं। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2000 में। सितंबर 2000 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच नेगोशिएशन होते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कराने के लिए। मैरीलैंड यूएसए में बार फिलिस्तीन यूथ एक बार फिर से इंतिफा यानी रिबेलिएशन शुरू कर देता है, और उसके बाद फिलिस्तीन यूथ इजरायली पुलिस के ऊपर पत्थरों से हमला करता है और फिलिस्तीन यूथ हमास की तरफ और भी सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2005 में। सितंबर 2005 में इसराइल अपनी सेना को गाजा स्ट्रिप से वापस बुला लेता है, पर इसराइल फिलिस्तीन लोगों पर मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसका मतलब था अब ना तो कोई फिलिस्तीन लोग गाजा स्ट्रिप से बाहर जा सकता है और ना कोई गाजा स्ट्रिप के अंदर आ सकता है। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2006 में। जनवरी 2006 में फिलिस्तीन लीडर यसीर अरफत, जो कि को फाउंडर थे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फतेह के, उनकी मौत के करीबन 1 साल बाद ही हमास फिलिस्तीन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत जाता है और गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2008 में। दिसंबर 2008 में हमास गाजा से रॉकेट अटैक करता है इसराइल के ऊपर, जिसमें हमास 70 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर करता है और यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग 4 इजरायलियन की मौत हो जाती है इस रॉकेट अटैक में। इस रॉकेट अटैक के रिस्पॉन्स में इसराइल एक अटैक लॉन्च करता है हमास ग्रुप के ऊपर, जिसमें 200 से ज़्यादा फिलिस्तीन की जान चली जाती है, और इस अटैक के कुछ दिनों बाद ही इसराइल ने हमास के खिलाफ ग्राउंड वॉर का ऐलान कर दिया और इस लड़ाई में 1200 फिलिस्तीन और 13 से ज़्यादा इसराइलियन की जान गई। इसी वॉर के टाइम हमास ने अपने लोगों को फिलिस्तीन कम्युनिटी में शहीदों की तरह दिखाने की कोशिश करी और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि हमास इकलौता ग्रुप है जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है फिलिस्तीन कम्युनिटी के लिए, जिससे राइवल ग्रुप फतेह ऑर्गेनाइजेशन इस बात से नाराज हो गई और इसकी वजह से फिलिस्तीन कम्युनिटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला गाजा जो हमास कंट्रोल करता था और दूसरा वेस्ट बैंक जिसे फतेह ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता था। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2009 में। जनवरी 2009 को इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ने यूनिलैटरल सीज़फायर का ऐलान करा, जिसके बाद इसराइल ने अपनी फोर्सेस को गाजा से बाहर निकालकर गाजा स्ट्रिप बॉर्डर पर तैनात कर दिया। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला 2012 में। नवंबर 2012 में इसराइल ने हमास के मिलिट्री लीडर अहमद अल जब्बारी को टारगेट करते हुए उसको मार गिराया, जिसके बाद दोनों देशों में 1 हफ्ते तक कई मुठभेड़ देखने को मिली और इस मुठभेड़ में 150 से ज़्यादा फिलिस्तीन और 6 से ज़्यादा इसराइल की मौत देखने को मिली। इसके बाद अगला क्लैश होता है 2014 में। 2014 में हमास 3 इजरायली टीनेजर को पहले तो किडनैप करता है, फिर उनको मौत की घाट उतार देता है। इससे ट्रिगर होकर इसराइल हमास पर अटैक कर देता है, जिसके पलटवार में हमास गाजा से रॉकेट अटैक करता है, जिसके कारण 1881 फिलिस्तीन और 60 से ज़्यादा इसराइलियन की जान चली जाती है। इसके बाद हमें अगला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है 2018 में। 2018 में करीबन 117 फिलिस्तीन की मौत हो जाती है जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है प्रोटेस्टर्स पर जो इसराइल गाजा फेंस बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें अगला क्लैश देखने को मिलता है 2021 में। मई 2021 में इसराइल एक पुलिस रेड कंडक्ट करता है अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में, जो इस्लाम में तीसरी पवित्र जगह मानी जाती है। इस पुलिस रेड के कारण 11 दिनों की वॉर स्टार्ट हो जाती है इसराइल और हमास के बीच, जिसमें 200 से ज़्यादा फिलिस्तीन और 10 से ज़्यादा इसराइली मारे जाते हैं। इसके बाद हमें अगला क्लैश देखने को मिलता है 2022 में।
2022 में इजराइल में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद इजरायली फोर्सेस 166 फलस्तीनियंस को मौत के घाट उतार देती है इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर। इसके बाद हमें क्लैश देखने को मिलता है 2023 में। इस साल 2023 में कई बार इजरायली फोर्सेस ने मिलिट्री रेड कंडक्ट कराई फलस्तीन सिटी जिनेवा के अंदर। इस साल जनवरी में एक फलस्तीनी आदमी ने 7 इजरायली को जान से मार दिया ईस्ट जेरूसलम के अंदर। और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर करके इजराइल पर अटैक कर दिया है, जिसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। 7 अक्टूबर ज्यूस लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन में तोरा, जो कि एक होली टेक्स्ट है ज्यूस रिलीजन में, उसको पढ़ते हैं और इस दिन को ज्यूस लोग सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद है आपको अब तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह समझ आ गई होगी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।